1980 का दशक था। भारत और चीन दोनों ही देश गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष से जूझ रहे थे। चीन के गांवों में बैलगाड़ी चलती थी और भारत की सड़कों पर हजारों लोग भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों देशों की तस्वीरें लगभग एक जैसी थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रास्ते हमेशा के लिए बदल दिए। आज चीन अपनी मौजूदगी का एहसास एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कराता है। आज अमेरिका और रूस जैसे देश भी चीन की बढ़ती रफ्तार से आश्चर्यचकित है। चीन डेवलप्ड नेशन बन गया है और भारत अभी भी डेवलपिंग की राह पर है। ऐसा क्यों? तो जानते हैं दोस्तों इसके पीछे का कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। दोस्तों, 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई। दोनों देशों के सामने समान चुनौतियां थीं: जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, अशिक्षा और खराब बुनियादी ढांचा आदि। 1980 के दशक तक दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय लगभग समान थी। तो फिर चीन आज $17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बन गया और भारत लगभग $4 ट्रिलियन पर क्यों है? 1978 में चीन के नेता डेंग शियोपिंग ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने कम्युनिस्ट सोच को थोड़ा पीछे कर दिया और सुधार और खुलेपन की नीति लागू की। चीन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। उन्होंने गांवों में सामूहिक खेती खत्म कर दी और किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी दी। इससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। वहीं भारत 1991 तक लाइसेंस राज और भारी सरकारी नियंत्रण में फंसा रहा। हर काम के लिए सरकारी अनुमति चाहिए होती थी। उद्योगपति निराश होते थे और विदेशी निवेशक भारत से दूर भागते थे। जबकि चीन तेजी से औद्योगिकीकरण कर रहा था, भारत में बाबूगिरी विकास की राह में दीवार बनकर खड़ी थी। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में पहुंचा। तब प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसी फैसला लिया। भारत ने भी आर्थिक उदारीकरण लागू किया, लेकिन चीन के 13 साल बाद भारत ने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई, लेकिन सुधारों की गति धीमी रही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखी। चीन ने एक स्पष्ट लक्ष्य चुना: दुनिया की फैक्ट्री बनना। उसने सस्ती लेबर, मजबूत लॉजिस्टिक्स और आसान नियमों के दम पर दुनिया की कंपनियों को आकर्षित किया। एप्पल, सैमसंग, नाइकी जैसी कंपनियां चीन पहुंची। चीन ने सस्ता माल बनाया और पूरी दुनिया को बेचा। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के बजाय सर्विस सेक्टर को अपनाया, जैसे आईटी, बीपीओ और स्टार्टअप। भारत में इन्फोसिस, टीसीएस और फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड बने, लेकिन ये सेक्टर कुछ ही लोगों को नौकरी दे सके। गांवों तक इसका असर नहीं पहुंचा। एक और बड़ा फर्क था शासन प्रणाली। चीन में एक दलीय शासन है जहां फैसले जल्दी होते हैं, जबकि भारत में लोकतंत्र है जहां नीतियों में बहस होती है, विरोध होता है और धीमी गति से निर्णय लिए जाते हैं। यह भारत की ताकत भी है और कमजोरी भी। चीन ने अपने लोगों में भारी निवेश किया, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा में, जबकि भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी चुनौतियों से जूझ रही है। पढ़े लिखे और कुशल युवा ही देश की असली संपत्ति होते हैं। इस दौड़ में चीन आगे रहा। आज भी भारत और चीन की जीडीपी में बड़ा अंतर है, लेकिन भारत अब तेजी से उभर रहा है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, युवाओं की ऊर्जा और लोकतांत्रिक मूल्य भारत की ताकत है। अगर भारत सही दिशा में निवेश करे, शिक्षा, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, तो वह चीन को टक्कर दे सकता है। दोनों देशों की यात्रा हमें एक बात सिखाती है: विकास सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, दृष्टिकोण और जन भागीदारी से होता है। भारत के पास अब मौका है अपने लोकतंत्र की ताकत को उपयोग में लाने का और वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाने का। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।